गुड मॉर्निंग लर्नर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा में। आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आज हम देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, कंपनी कैपिटल किन किन सोर्सेज से रेज करती है और उन सोर्सेज में क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो देखिए, कैपिटल जो एम्प्लॉय होता है इन द बिजनेस, they are raised from two sources. They are owners fund, which we also called as shareholders fund, जिसे हम इक्विटी कहते हैं, और रहता है दूसरा borrowed fund, जिसे हम लोन फंड के नाम से भी जानते हैं और इसे डेट कहते हैं। तो ये दो चीजें आप जरूर याद रखिए, क्योंकि ये आपको एमसीक्यू एग्जाम में बहुत ही आ सकता है। तो फिर आगे देखते हैं हम। अब देखिए, इक्विटी रेस करने के तीन टाइप्स है, ठीक है। तो जिसमें है सबसे पहला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देखिए, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो होता है ना, उसमें हमको कंपनी को डिविडेंड देना पड़ता है, ठीक है। और वो डिविडेंड फिक्स्ड परसेंटेज रहता है, ठीक है। तो वो कंपनी के लिए कॉस्ट हो जाता है, क्योंकि वो कॉस्ट रेज करना पड़ता है कंपनी को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, तो वो कॉस्ट में इंक्लूड होता है। फिर दूसरा सोर्स है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल का। देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल में जो है इंटरेस्ट जो रहता है, डिविडेंड जो रहता है वो फिक्स नहीं रहता है, नॉट फिक्स। बट कंपनी को डिविडेंड देना पड़ता है, क्योंकि इक्विटी शेयर भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें डिविडेंड मिलेगा, और वो भी कंपनी के लिए कॉस्ट है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ऑफ डिविडेंड उनको रहता है। भले ही वो नहीं मांगते, लेकिन उनको इक्विटी शेयर कैपिटल को डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन रहता है। फिर हमारा तीसरा सोर्स है इक्विटी का रिटेन्ड अर्निंग। देखिए, रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, जैसे समझिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ डिविडेंड अलॉट हुआ, तो उसमें क्या है कि इक्विटी शेयर को पूरा डिविडेंड नहीं दिया गया, थोड़ा कंपनी ने बचा के रख लिया। वो इक्विटी शेयर का ही पैसा है, बट वो क्या है कि कंपनी उन्हें बाद में देगी। तो उससे क्या है, कंपनी जो है अपना आगे का फाइनेंस जो है उसको मैनेज करती है, तो उसे हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का रहता है, और वो भी कंपनी के लिए कॉस्ट ही रहता है। तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ये तीनों इंक्लूड होते हैं। तो आप देखेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो होता है वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस रेज होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो भी कंपनी के लिए एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस रेज होता है। बट जो रिटेन्ड अर्निंग्स है वो कंपनी के लिए इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस रेज होता है, क्योंकि कंपनी क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स को पहले से बचा कर रखती है, ठीक है। अब दूसरा है हमारा बोरोड फंड, यानी कि डेट। तो डेट क्या है, डेट दो तरीके से रेज हो सकते हैं। सबसे पहला है डिवेंचर्स। देखिए, डिवेंचर्स पे भी क्या होता है कि इंटरेस्ट हमको देना पड़ता है, ठीक है। तो डिवेंचर्स में इंटरेस्ट होता है, और उसका इंटरेस्ट भी फिक्स्ड होता है, ठीक है। ये फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है, और वो भी कंपनी के लिए कॉस्ट ही है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आ रहा है वो। तो ये भी जो है डिवेंचर्स, वो भी हमारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस रेज करने का है। और लास्ट हमारा है टर्म लोन। टर्म लोन क्या होता है, डिवेंचर्स के जैसा ही होता है, बट वो बैंक से हम लोन लेते हैं, तो उसे हम टर्म लोन कह सकते हैं। वो भी हमारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस रेज ही है, और उस पर भी हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, और वो भी कंपनी के लिए कॉस्ट ही होता है, ठीक है। अब हम कुछ सर्टेन पॉइंट्स देखेंगे एमसीक्यू एग्जाम के लिए, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे हमारा पहला पॉइंट है, डेट से पैसा रेज करते हैं तो टैक्स बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो वेन एवर वी रेज द फाइनेंस विद द डेट, डिवेंचर से या टर्म लोन से जब हम फाइनेंस रेज करते हैं, तो उससे हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। अब टैक्स बेनिफिट कैसे मिलेगा, वो मैं आपको आगे आने वाले सम्स में बताऊंगा कि आपको कैसे टैक्स बेनिफिट मिलता है अगर आप डिवेंचर से पैसा रेज करते हैं। और दूसरा है हमारा कॉस्ट, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो हम चैप्टर पूरा पढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उसका कॉस्ट का मतलब क्या हो रहा है कैपिटल का। तो कॉस्ट क्या हो रहा है, कमिटमेंट ऑफ द रेगुलर पेमेंट और अदर फॉर ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड। तो देखिए, हमने यहाँ पर देखा ना कि अगर कंपनी इक्विटी से रेज करती है तो उसको डिविडेंड देना पड़ता है, और या डेट से रेज करती है तो इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इंटरेस्ट देना पड़ता है डेट के लिए, और डिविडेंड देना पड़ता है इक्विटी के लिए। तो वो कॉस्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर हम इक्विटी से पैसा रेज करते हैं तो हमें डिविडेंड देना पड़ता है, और डेट से रेज करते हैं तो इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये थे हमारे मीनिंग्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। तो ये आशा करता हूं आपको ये अच्छा लगा होगा। अब हम आगे चलते हैं और हम देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ डेट जो है उसके फॉर्मूलाज क्या क्या है। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ डेट में क्या है कि पहला कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स। तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर जो है उसे हम केडी के नाम से भी जानते हैं। अब पहला है कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स में तीन टाइप्स के फॉर्मूलाज हैं। तो सबसे पहले हम इजी वाले से शुरू करते हैं। तो पहला फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स इररिडीमेबल इश्यूड एट पार। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, इररिडीमेबल,
यानी कि इसको हम रिडीम नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, KD कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स इज इक्वल टू I परसेंटेज। I परसेंटेज क्या है, इंटरेस्ट रेट का परसेंटेज जिसपे हम डिवेंचर रेज करते हैं, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे इसको इंटरेस्ट से 1 माइनस टी क्या होता है, टैक्स रेट, जो कि हमें सम्स में दिया रहता है। तो I का हो गया इंटरेस्ट रेट और T का हो गया टैक्स रेट। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स इररिडीमेबल के फॉर्मूला, जो कि इशू किया था हमने पार पे। अब हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स इररिडीमेबल ही है वो, बट हमने इशू किया डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे। तो चलिए देखते हैं, KD कॉस्ट ऑफ डिवेंचर इज इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला सेम ही है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें हम ऊपर हमने क्या लिया था, I परसेंटेज में लिया था, बट यहाँ पे हम क्या लेंगे, रुपीज में लेंगे। तो I रुपीज में अपॉन NP हम क्या होता है अभी नीचे देखेंगे, इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। तो वो ऊपर का फॉर्मूला जो था सेम उसके ही जैसा है, बट यहाँ पर I जो है वो रुपीज में आएगा, अपॉन NP आएगा इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। तो अब देखेंगे NP का मतलब क्या होता है, नेट प्रोसीड्स, ठीक है। तो नेट प्रोसीड्स क्या होता है, फेस वैल्यू जो हमें दिया रहेगा डिबेंचर्स का, प्लस प्रीमियम या डिस्काउंट। अगर हमने प्रीमियम पे इशू किया रहेगा तो उसे हम ऐड कर देंगे फेस वैल्यू में, और अगर डिस्काउंट पे रेस किया रहेगा तो उसे हम लेस कर देंगे। तो ये दोनों एक साथ नहीं आएगा, इसमें से कोई एक आएगा, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। देखिए फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है कि जैसे कंपनी जब रेस करती है तो कुछ पैसे जो है वो कमीशन में या ऐसे कुछ में चले जाते हैं, तो उसे हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। अब हमारा थर्ड जो है वो सबसे मेन फॉर्मूला है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है MCQ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रैक्टिकल एग्जाम अगर आप लिखेंगे पेपर पे भी, तो भी उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, अब यहाँ पर देखिए कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, रिडीमेबल डिवेंचर। ऊपर जो हमने दोनों देखा उसमें इररिडीमेबल और इररिडीमेबल था, लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि रिडीमेबल डिवेंचर है। तो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर्स इश्यूड एट, किसी पर भी इश्यू होने दीजिए, पार पे हो या प्रीमियम पे हो या डिस्काउंट पे हो, उसका तीनों का फॉर्मूला एक ही आता है। उसका फॉर्मूला क्या है, चलिए हम देखते हैं। KD कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, I इंटरेस्ट रेट जो था 1 माइनस टैक्स रेट, देखिए ये जो I है ये भी रुपीज में ही आएगा, ठीक है, इंटू 1 माइनस टैक्स रेट प्लस RV। अब RV क्या होता है हम देखेंगे नीचे, माइनस NP तो मैंने आपको ऊपर बता दिया, नेट प्रोसीड्स होता है, अपॉन N क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर्स, जितने के लिए डिवेंचर जो है बाद में रिडीम किया जाएगा, तो उसके पहले जितने भी ईयर्स हैं उसको N बोलेंगे हम, इंटू 100 कर देंगे, डिवाइडेड बाय RV प्लस NP। देखिए यहाँ पर RV माइनस NP है और यहाँ नीचे RV प्लस NP है, तो ये ध्यान रखिएगा आप कि यहाँ पर प्लस है और ऊपर माइनस है, अपॉन 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का फॉर्मूला, जो कि रिडीमेबल डिवेंचर है, इश्यू हमने किसी पर भी किया हो, पार प्रीमियम डिस्काउंट पे। तो अब हम देखेंगे I का तो हमने देखा था इंटरेस्ट रेट होता है, इसको भी लेकिन हम रुपीज में लेंगे, फिर 1 माइनस टैक्स रेट होगा प्लस RV। अब RV क्या होता है, RV का मतलब होता है रिडीमेबल वैल्यू। रिडीमेबल वैल्यू क्या, कि जब हम 10 साल के बाद या 15 साल के बाद डिबेंचर को रिडीम करेंगे तो उस समय उसकी क्या वैल्यू होगी, उसे हम रिडीमेबल वैल्यू कहते हैं। तो फाइनेंशियल फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम और डिस्काउंट, यानी अगर हम प्रीमियम पे उसको रिडीम करते हैं तो वो ऐड हो जाएगा, और अगर डिस्काउंट पे रिडीम करते हैं तो वो लेस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा रिडीमेबल वैल्यू। तो ये हो गया हमारे फॉर्मूलाज कॉस्ट ऑफ डेट के, देख सकते हैं आप कॉस्ट ऑफ डेट के ये 3 सारे फॉर्मूलाज हैं। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको बहुत आसानी से समझ जाएगा कि कॉस्ट ऑफ डेट कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक फॉर्मूला मैं आपको बताना भूल गया, कॉस्ट ऑफ डेट जो है उसमें एक और तरीके से फाइनेंस रेज हो सकता है, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन, जैसे कि हमने प्रीवियस में देखा था। तो उसे हम कॉस्ट ऑफ टर्म लोन को शॉर्टकट में KT कहते हैं। और KT का मतलब क्या होता है, ये KT आपका जो बैकलॉग लगता है वो KT नहीं है, दूसरा KT है। KT इज इक्वल टू I परसेंटेज 1 माइनस टैक्स रेट। तो ये जो है इसका फॉर्मूला, और जो हमने देखा था यहाँ पर KD कॉस्ट ऑफ डिवेंचर I परसेंटेज 1 माइनस T, तो ये दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, बस ये कॉस्ट ऑफ डिवेंचर है और ये कॉस्ट ऑफ टर्म लोन्स है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फॉर्मूलाज। अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। तो देखिए हमारा सम में क्या दिया है, प्रॉब्लम नंबर 1, T लिमिटेड हैज 3 लाख 10% डिवेंचर्स, द टैक्स रेट इज 50%, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स एंड द टैक्स शील्ड, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया है, कहीं पर भी हमें रिडीमेबल डिवेंचर्स करके नहीं दिया है, तो हम अज्यूम करेंगे कि ये हमारा इरिडीमेबल डिवेंचर्स ही है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर कहीं पे ऐसा कुछ नहीं दिया है कि हमें नेट प्रोसीड्स लेना है या ऐसा कुछ समथिंग,
तो हम अपना नॉर्मल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने पहला फॉर्मूला देखा था। पहला फॉर्मूला हमारा क्या था, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स इररिडीमेबल इश्यूड एट पार। ठीक है, तो केडी हमारा फॉर्मूला क्या है, आई परसेंटेज 1 माइनस टैक्स रेट। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर, पहला हमारा केडी विच इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डिवेंचर जिसे हम कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला है केडी इज इक्वल टू आई परसेंटेज 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है, आई परसेंटेज 1 माइनस टैक्स रेट। अब देखिए आई का परसेंटेज क्या है, अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया था कि 10% डिवेंचर से रेज हो रहा है फाइनेंस। ठीक है, तो 10% डिवेंचर से फाइनेंस रेज हो रहा है, तो 10% हमारा इंटरेस्ट हो गया, आई परसेंटेज 10% और टैक्स रेट टी, तो टी हमारा क्या दिया था, टैक्स रेट इज 50%, तो टी हम लेंगे इक्वल टू 50%। चाहिए फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आई हमारा 10%, 1 माइनस टैक्स। अब देखिए 50% को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5। ठीक है, तो वो 0.5 हम कैसे लिखेंगे, देखिए 50 डिवाइडेड बाय अगर हम 100 करेंगे तो फॉर्मूला में आएगा 0.5, तो वैसे हम 0.5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 1 से माइनस करने का तो हम 0.5 लिख रहे हैं। ठीक है, तो 10% इंटू 1 माइनस 0.5 करेंगे तो हमारा 0.5 ही आएगा, 0.5। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 इंटू 0.5 करेंगे तो हमारा 5% आंसर आएगा, देख सकते हैं आप 5%। तो यहाँ पर हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स 5%। अब हमें क्वेश्चन में एक और चीज दिया था, क्या दिया था, टैक्स शील्ड कैलकुलेट करने को। देखिए ये टैक्स शील्ड आपको आ सकता है एमसीक्यू एग्जाम में, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा। टैक्स शील्ड क्या है, सेकेंड टैक्स शील्ड, देखिए ये टैक्स शील्ड वही टैक्स बेनिफिट जो मिलता है अगर हम डिवेंचर से ही फाइनेंस रेज करते हैं, तो वही हम टैक्स शील्ड देखेंगे। टैक्स शील्ड का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट जो हम कंपनी को टोटल पे करना है, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टैक्स रेट, टैक्स रेट इनटू इंटरेस्ट टोटल। इंटरेस्ट टोटल, अब इंटरेस्ट टोटल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट टोटल क्या है, कितने का हमने डिवेंचर रेज किया था, 3 लाख का, 3 लाख का टोटल डिवेंचर है हमारा, इनटू कितने परसेंट पे हमने रेज किया, 10% पे, तो 10% हम ले लेंगे, 10%। और टैक्स रेट, मेरा पेन नहीं चल रहा है, 1 मिनट रुकिए, नया पेन आ गया है। तो टैक्स रेट, अब टैक्स रेट क्या है, टैक्स रेट है हमारा, क्वेश्चन में क्या दिया था, 50%, तो 50% हम यहां पर लिख लेंगे। अब 3 लाख को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो 3 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 हमारा आया 30,000, 30,000 इंटू 50% टैक्स रेट है, तो 30,000 इंटू 50%, तो ये आ गया हमारा 15,000। तो ये हो गया हमारा 15,000। देखिए ये हो गया हमारा 15,000। ये एक नॉर्मल सा सम था कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिवेंचर्स का। ठीक है, अब हम अगले आने वाली वीडियो में देखेंगे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स जो कि रिडीमेबल होता है, उसका हम फॉर्मूला देखेंगे और उसे हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे। और जो हमने 3 एक्स्ट्रा देखे थे, उसमें कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी था और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग था, तो उसके फॉर्मूलाज भी हैं और हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम देखेंगे। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें और इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।